हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप सही होंगे। तो आज क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम लोग सबसे पहले आज ये देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, फिर उसके बाद इनके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभय चौरसिया, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल बीटा सर्कल पर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है, चैप्टर से ही समझ में आ रहा है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है एक्चुअल में, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, क्या हम ये डेली लाइफ यूज में होती हैं या फिर नहीं होती हैं, इन सब के बारे में आज ही हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सेकेंड जो टॉपिक है वो आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है इनके बारे में हम लोग डिटेलमेंट में बात करेंगे। अब रासायनिक समीकरण में हम लोगों को दो चीजें पढ़नी हैं, वैसे जो रासायनिक समीकरण में होती हैं। पहला अभिकारक, दूसरा है उत्पाद। ये अभिकारक उत्पाद क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। इसी के साथ साथ रासायनिक समीकरण में हम लोग को इनको संतुलित कैसे किया जाता है, इनके क्या क्या निर्देशांक हैं, ये सारी चीजें हम लोग को सीखनी है। जो हम लोग की सबसे तीसरा मेन टॉपिक आता है कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो यहां पर हम लोग जो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो यहां पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार पढ़ेंगे, जो कि जिसमें पहला नंबर आता है संयोजन अभिक्रिया। दूसरा है सेकंड नंबर वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इनकी डिटेलमेंट में बात करेंगे, अभी सिर्फ हम लोग समझ लेते हैं कि इनके कितने प्रकार हम लोग को एक्चुअली पढ़ना है। तो पहला क्या है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है वियोजन अभिक्रिया, तीसरा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथा हम लोगों को पढ़ना है वह है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ये हमारी चौथे नंबर की अभिक्रिया है जो कि हम लोग को पढ़ना है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। एंड पांचवें नंबर की अभिक्रिया हम लोग को पढ़ना है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो हमारी 5 प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। पहले नंबर की संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, चौथी है ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया और पांचवी है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। तो ये हमारे 5 प्रकार की अभिक्रिया हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम लेवल में बहुत पूछी जाती है। इनकी रिएक्शंस क्या होगी, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये तीसरे नंबर के टॉपिक के अंदर सारे टॉपिक्स कंटेन करते हैं। बाकी जो 4th नंबर में हमें पढ़ना है, 4th नंबर पढ़ना है कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक ये हम लोग को पढ़ना है। बाकी और भी जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग एक ही वीडियो में सारे डिस्कस कर लेंगे। तो आई थिंक सो ये समझ में आया होगा कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो टॉपिक है, और ये है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है, क्या हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो पेन और कॉपी निकाल लें और हेडिंग डाल लें रासायनिक अभिक्रिया। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आप ये सोच रहे होंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। तो आपको मैं यहाँ पर बता दूं कि हाँ डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। आप जैसे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आप डेली खाना खाते ही होगे,
अब खाना खा रहे हो, इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप मेडिसिन खाते होंगे, हाँ बिल्कुल खाते ही होंगे, जब बीमार होते हैं, ऐसे नहीं, तो उसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। सपोज एक एग्जांपल और दे रहे हैं, जैसे गर्मी के दिनों में दूध का ऐसे रख देना, क्या होता है, फट जाता है, तो वहां पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। हालांकि रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग दो चीजें देखते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। ये भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, ये अभी हमारा इस सिलेबस मतलब इसका टॉपिक नहीं है, हम लोग एक अलग वीडियो बना करके वहां पर समझ लेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब इनकी जरा डिफिनेशन की ओर चलते हैं, फिर इनके और एग्जाम्पल समझेंगे, फिर आगे के टॉपिक क्लियर करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन में क्या लिखी है आप देख सकते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। मतलब क्या हो गया, मैंने बताया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। चलो एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं कि मान लीजिए एक आपके पास एक ग्लास में पानी है और दूसरे में चीनी है, ठीक है, दूसरे कंटेनर में चीनी है, दोनों को मिला दो। पहली चीज, एक हमारा एक या एक से अधिक पदार्थ है, दो पदार्थ हो गए, जब इनको आप मिलाते हो, मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है जिसे मीठा पानी या आप शरबत भी कह सकते हो। मतलब यहां से क्या समझ में आया कि एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, अभिक्रिया ही तो कर रहे हैं, अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर आप इनकी दूसरे तरीके से डेफिनेशन देखना चाहते हैं तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसमें प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति या पहचान कुछ ना कुछ बदल जाती है, ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, दूध से दही का बनना, भोजन का पकना, ठीक है। और वैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, यह भी किसका उदाहरण है। तो ये मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन आप अगर लेते हैं तो इसमें एक फेमस क्वेश्चन है, वो हम बताएंगे कि फेमस क्वेश्चन का मतलब क्या, जो बोर्ड एग्जाम में आता है वो एग्जाम में मैं सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो मतलब यहाँ पर क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन को अगर आप वायु की उपस्थिति में ही आप उसको अगर जलाते हैं तो वहां पे जो आपको एक पाउडर के फॉर्म में मिलता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो हमारा मैग्नीशियम है ये एक पदार्थ है। अब यहां से जो एक नया मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, ये एक हमारा नया पदार्थ मिला, जो कि ये क्या हमारा बताता है कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो आई थिंक सो इनके डेफिनेशन पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब जरा हम लोग बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो उदाहरण में हम सबसे पहला एग्जांपल लिख रहे हैं, दूध से दही का बनना, दही का बनना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, भोजन का पकना, भोजन का पकना। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, भोजन के पकने में भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो रही है, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अब वो कौन से तरीके हैं उनको जरा हम बात करेंगे, तो उनकी जरा हम लोग डिटेलमेंट में बात करेंगे कि इनके क्या क्या मतलब तरीके हैं पहचानने के। तो ये हमारे दो एग्जाम्पल हो गए, और एक और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो मैंने अभी बोला था, मैग्नीशियम को या मैग्नीशियम रिबन को वायु के द्वारा जलाने पर, ठीक है। तो जलाने पर जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है वो हो गया। तो आई थिंक सो ये आपको पूरी डिटेलमेंट समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके फिर से देख लें, समझ में आ जाएगी। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आ गया है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती हैं। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो अब हम लोग गाइस देखने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण है कुछ,
मतलब उनको हम देख करके कुछ कुछ ऐसे अभिलक्षण हैं जिनको देख करके हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं। तो इनको जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, देन आफ्टर हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण में हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखने वाले हैं अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन का मतलब क्या होता है? अवस्था मतलब क्या है? सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना, गैस से सॉलिड बनना, मतलब हिंदी में अगर बोले ठोस से द्रव बनना, द्रव का गैस में चेंज होना, ये अवस्था में परिवर्तन होते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं हमारी जो डेली लाइफ में कि ठोस से द्रव का बनना, द्रव से गैस का बनना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है जरा ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है कि अवस्था में परिवर्तन एक रिएक्शन, इसके रिएक्शन के साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया से मेथनॉल का बनना। तो यहां पर आप पहले समझ लीजिए कि एक्चुअल में है क्या। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एक पदार्थ है। हाइड्रोजन भी हालांकि गैस है लेकिन एक पदार्थ है, इससे अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ बन रहा है, एक नया पदार्थ बन रहा है। तो मतलब क्या है? तो एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई। अब यहां पर हम अवस्था में परिवर्तन की अगर बात देखें तो अवस्था में परिवर्तन क्या हो रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, मैं रिएक्शन करके बता रहा हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? CO, और ये एक गैस होती है। करें इसकी अभिक्रिया आप हाइड्रोजन गैस से करिए, हाइड्रोजन गैस से करिए, H2 से करिए। तो यहां पर क्या इन्होंने बोला है? मेथनॉल बनता है, मतलब CH3OH। ये एक लिक्विड होता है, मतलब क्या है? द्रव होता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन दोनों की अभिक्रिया कराने पर मेथनॉल बनता है। लेकिन आपको यहां पर एक चीज और समझ में आ रही है कि गैस और गैस मिलकर एक द्रव का निर्माण कर रहे हैं। तो अवस्था में परिवर्तन हो गया ना, यही हमारा सबसे पहला टॉपिक था। दूसरा हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं रंग में परिवर्तन। तो यहां पर क्या लिखा? लोहे में जंग का लगना। तो ये हमारा क्या टॉपिक है? रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन का उदाहरण हो गया लोहे में जंग का लगना। तीसरा हमारा एक टॉपिक है गैस का निकलना। वो वाली गैस नहीं, अब समझ लेना आप, गैस का निकलना। अब अगर देखा जाए वाली गैस तो उसमें भी हाँ है, बिल्कुल सही बात, सही है, उसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। हालांकि हम लोग बात क्या कर रहे हैं? गैस का निकलना। तो गैस के निकलने में ऐसी कोई अभिक्रिया जो अभिक्रिया होने के बाद गैस निकलती हो। फॉर द एग्जाम्पल यहां पर अब देखिए एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है। जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो चलिए हम लोग अभिक्रिया करके देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे बनता है ये। तो जिंक, तो आपको पता है जिंक ऐसे होता है, मतलब Zn इसका प्रतीक है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है H2SO4। जब इन दोनों को परस्पर मिलाते हैं तो यहां पर इन्होंने कहा हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ जिंक सल्फेट बनता है। अभी रिएक्शंस कैसे हुई कैसे नहीं हुई है इनको हम लोग बाद में समझेंगे। अभी सिर्फ ये समझना है हमको गैस का निकलना मतलब क्या हो गया। क्या जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की जैसे अभिक्रिया कराई वैसे ही हाइड्रोजन गैस निकली, तो एक गैस का निकलना हो गया। तो आई थिंक सो ये तीनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। एक आखिरी और टॉपिक है ताप में परिवर्तन। पहले इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, देन आफ्टर आगे देखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं ताप में परिवर्तन। अब ताप में परिवर्तन आपने बहुत एग्जांपल देखा होगा। जैसे चूना है, चूने को जैसे ही पानी में डालते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद उसमें क्या होता है कि उसमें धुआं निकलने लगता है। धुआं निकलने का मतलब क्या होता है, उसमें से ऊष्मा निकलती है। अब 2-3-4 घंटे बाद वो ठंडा हो जाता है, उसे हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। मतलब जब चूने को पानी में मिलाते हैं तो क्या होगा, दो हमारे पदार्थ हो गए। दोनों पदार्थ को जैसे हम लोगों ने मिलाया
मिलाने के बाद एक नया पदार्थ बनता है जो हमारा बुझा हुआ चूना कहलाता है। ये भी तो एक ताप में परिवर्तन है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इनकी रिएक्शंस क्या होगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, चूने तथा पानी की विक्रिया से बुझा हुआ चूने का मिलना। जब मैंने अभी जस्ट इसके थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल बताया था, यही एग्जांपल मैंने बताया था, बस रिएक्शन करके नहीं दिखाया था। तो यहाँ पर रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब चूने को पानी में डालते हैं तो एक बुझा हुआ चूना मिलता है। तो चूने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ये चूने का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे ही इसको पानी में हम लोग डालते हैं, जैसे ही पानी में डालते हैं, और जल का मतलब पानी मतलब जल का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है। ठीक है, जैसे ही इसको पानी में डालते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और इसके साथ साथ बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा भी प्रदान होती है। तो यहां से क्या समझ में आया कि जो एक पदार्थ है दूसरे पदार्थ से मिलाने पर एक नया पदार्थ तो मिला ही मिला, लेकिन इसके साथ ऊष्मा भी निकली। तो ऐसी विक्रिया जो होती है रासायनिक अभिक्रिया होती हैं, लेकिन इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें ताप में परिवर्तन भी होता है। तो ये हमारा टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इनके बारे में समझने के लिए। तो आई थिंक सो आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट, आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण क्या है, इसको कैसे हम लोग समझेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एक्चुअली में रासायनिक समीकरण कहाँ से निकल के आता है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा। तो अभी रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि भोजन का पकना, दूध से दही का बनना, मैग्नीशियम को वायु के द्वारा जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। तो इतनी लंबी लंबी थ्योरी है, तो इन सबको इतना लंबा बार बार ना लिखना, इसको इतना लंबा बार बार नहीं लिखना। तो ये सारी चीजें, ये तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई, लेकिन इनको अब रासायनिक समीकरण में लिखते कैसे हैं। तो यही अब साइंटिस्ट लोगों ने बार बार ना लिखने, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, वैसे भी हम लोग इतने आलसी हैं, पता ही है आपको। तो इतनी बड़ी बड़ी चीजें नहीं लिखने के लिए अब इनको प्रतीक और इनके सिंबल्स का यूज करके इनको रासायनिक समीकरण में परिवर्तित किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण एक्चुअल में क्या है, इनकी डिफिनेशन क्या है। तो रासायनिक समीकरण क्या लिखा हुआ है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीक और सूत्र द्वारा निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मतलब क्या है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, अगर उसका प्रतीक या सूत्र हम लोग को अगर पता हो और उसको हम लोग अगर लिख दें, तो वही हमारा रासायनिक समीकरण हो जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया हुआ था, मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो ये इतना लंबा है, अगर मैग्नीशियम जो रिबन है, अगर इसका प्रतीक या हमें इसका सूत्र पता चल जाए, तो अगर उसको उसमें प्रतीक के फॉर्म में लिख दें तो एक तो रासायनिक समीकरण बन गया। तो यहां पर वही चीज एग्जांपल लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं इनके प्रतीक और सूत्र की। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको। तो मैग्नीशियम रिबन को Mg से लिखते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, वायु में जलाने पर, वायु में जलाने का मतलब क्या है, ऑक्सीजन में जब इसे आप इसे जलाते हो तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, MgO बनता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। वैसे अब यहां पर मैं 2 लिख रहा हूं, यहां पे भी मैं 2 लिख रहा हूं। आप लोग कहोगे सर यहाँ 2 क्यों लिखा है, तो ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो अभी आई थिंक सो ये चीज समझ में आया होगा कि एक्चुअल में क्या है ये। तो यहाँ पर क्या लिखा था, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड निर्माण होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम रिबन को Mg से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, मतलब इसका प्रतीक मैंने लिख दिया। ठीक है, ऐसे वायु मतलब क्या है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का प्रतीक मैंने लिख दिया, और इन दोनों को मिलाने पर जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था, तो इसका मैंने फॉर्मूला लिख दिया, मतलब क्या, सूत्र लिख दिया। तो इसको इसमें परिवर्तित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता हो। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण एक्चुअल में क्या होता है। तो मैंने सबसे पहले जो डिस्कस किया था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है,
फिर मैंने डिस्कस किया अभी रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इसी में हम लोगों को एक टॉपिक पढ़ना है जो इसी के अंदर आता है, रासायनिक अभिक्रिया। ये रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो हम लोग इनकी डिफिनेशन के साथ, मतलब परिभाषा के साथ और 2-3 एग्जांपल्स के साथ हम लोग इसे डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट। ओके गाइस, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण में जो पहला हम लोग को पार्ट पढ़ना था, अभिकारक। अभिकारक क्या होता है, तो इनकी हम लोग 1-2 एग्जांपल देख करके ही समझेंगे और फाइनली समझ में आएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जो भी पदार्थ शुरुआत में भाग लेते हैं नए पदार्थ बनाने के लिए, नए पदार्थ नहीं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था कि मैग्नीशियम को वायु के द्वारा दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हमारे दोनों जो पदार्थ हैं, यही एक हमारा अभिकारक हो जाएगा। ठीक है, और जो नई चीज बन रही थी ये अभिकारक नहीं है, जो हम लोगों ने पदार्थ लिया था वही हमारा अभिकारक है। तो चलिए देखिए जरा, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल कि सोडियम, अगर सोडियम की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं तो यहां से NaCl मिलता है, NaCl बनता है, मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड बनता है। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि दो हमारे पदार्थ हैं, वहां से एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो हमारे जो पदार्थ भाग ले रहे हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं अभिकारक। अभिकारक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। दूसरा एग्जांपल समझना है तो यहां से दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जब कार्बन को ऑक्सीजन के द्वारा अभिक्रिया कराते हैं तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहां पे कौन से पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन और ऑक्सीजन ही हमारे लिए अभिकारक का काम कर रहे हैं। तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकारक क्या होता है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग बात कर रहे हैं उत्पाद की, कि उत्पाद क्या होता है एक्चुअल में। तो यहां पर देखिए क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो जो नया पदार्थ बना ना, बस वही हमारा उत्पाद कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। अगर यहीं पर आप देखना चाहें तो यहां पर भी आपको समझ में आ जाएगा। सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बना रहा है NaCl, तो ये भी एक हमारा उत्पाद ही तो है। तो यही वाला आप एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा एग्जांपल नोट कर लीजिएगा, बहुत सारे। चलिए मैं देख लेता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल में ले लिया कि सोडियम की अभिक्रिया मैंने हाइड्रोक्साइड से करा दिया, OH से करा दिया। ठीक है, तो यहां से क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है। तो यहां पर क्या है कि दो हमने पदार्थ ले लिए और यहां पर एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो मतलब क्या है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये उत्पाद है, जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो करते हैं वो नहीं, जो होता है वो हमारा उत्पाद कहलाता है। तो आई थिंक सो ये चीज समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। गाइस, हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की कुछ विधियां पढ़ेंगे और कुछ इनके निर्देशांक पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज के लिए यहीं पर रखते हैं। धन्यवाद।